Good morning, students. Today's topic is moving coil galvanometer. तो इसके नाम से ही क्लियर है कि जिसमें एक गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। मूविंग कॉइल जिसमें कॉइल मूव करती है और इसको हम शॉर्टकट MCG बोल सकते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो डी अर्सनोबल टाइप इसको बोलते हैं, जिसमें कि साइंटिस्ट के नाम से है ये। और इसमें देखो जी मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर हम कॉइल को मूव करवाएंगे। ये बॉक्स बनाया है और जहाँ पे एक टॉर्शन हेड स्क्रू होता है जिसके बीच में सुराख होता है वायर के पकड़ने के लिए, इसको टॉर्शन हेड बोलते हैं। ये फॉस्फोर ब्रोंज जो फॉस्फोर ब्रोंज का एक वायर है अलाय का, कि वो तार है जिसके बीच में प्लेन मिरर एम लगा हुआ है। तो जहां इसके साथ हम उसको वायर कॉइल को सस्पेंड करेंगे और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि ये कनकेव टाइप के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो जहां इसका रेडियस बनता है इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वी को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चलो हम लैंग्वेज में लिख देंगे। ये तो आपको दिख रहा है कि ये ऐसे अगर सर्कल हो तो ये रेडियस बनता है, इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो हम जहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन आपको बताते हैं तो जहाँ एक कॉइल हम सस्पेंड करेंगे फॉस्फोर ब्रोंज वायर के साथ, जिसको जहाँ टॉर्शन हेड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जहाँ से एक तार लाई है T1, जहाँ से करंट की सप्लाई जाएगी और इस वायर में जहाँ आएगी और कॉइल के अंदर जैसे ही, तो मैं आपको इसका प्रिंसिपल भी बताता हूँ। पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर कंस्ट्रक्शन बताएंगे और साथ साथ में डायग्राम भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। करंट मेजर करने के लिए होता है, मतलब कि स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट ये मेजर कर सकता है। मतलब इसका हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि करंट चल रही है कि नहीं चल रही। बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन होगी जो कि प्लेन मिरर के साथ पता चलाएंगे कि वो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट लेके इसके ऊपर लाइट डालनी हो, वो लाइट कितनी डिफ्लेक्ट होती है वो कॉइल का डिफ्लेक्शन का पता चलेगा। आइए हम सबसे पहले बताते हैं कि ये क्या चीज है। इट इज अ डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी लिख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। टू डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, टू डिटेक्ट एंड, डिटेक्ट करना और मेजर भी करना। टू डिटेक्ट एंड मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से ही जब हम इसके टर्मिनल्स जहां बनाएंगे डायग्राम तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करनी है और डिटेक्ट करनी है। डिटेक्ट एंड मेजर ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ये इसकी डेफिनेशन है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या चीज है। टू डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और इलेक्ट्रिकल करंट ही ये इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए हम इसका आपको प्रिंसिपल बताते हैं जो कि मैं कंस्ट्रक्शन में भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो अभी पहले इसका प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल क्या है इसका मेन, इसका जो प्रिंसिपल है नियम क्या है, किसके आधार पे इसके बनाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ MCG, ये हम शॉर्टकट लिख सकते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या है। व्हेन, देखो करंट जो है, करंट को तो हमेशा आपको पता आई ही बोलते हैं शॉर्टकट। व्हेन करंट आई इज पास्ड थ्रू रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर, ऐसे एंगुलर भी चलो लिख देते हैं, कॉइल हैविंग ऑफ एन टर्न्स, रेक्टेंगुलर कॉइल जिसकी टर्न्स कितनी हो, चलो ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल फ्रीली सस्पेंडेड, जिसको कि फ्रीली सस्पेंड किया लटकाया हुआ है, फ्रीली सस्पेंडेड
in a रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैं अभी बता रहा था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नाम अगर वी रखते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वी के अंदर अगर जो रेक्टेंगल कॉइल हमने पीली सस्पेंड की है उसमें जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है, देन टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग फैक्टर, टॉर्क एक्टिंग एक्ट्स ऑन द मैक्सिमम टॉर्क, देखो वो मैक्सिमम टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन द coil to deflect it। तो देखो जैसे ही हम किसी कॉइल को रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर करंट पास करते हैं जिसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर टार्क लगता है, टैप ऑन द कॉइल टू डिफ्लेक्ट, जिसको हम डिफ्लेक्टिंग टार्क भी बोलते हैं। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। और जो टार्क का फार्मूला है वो बता आपको मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था, NIVA, इफ A इज द फेस एरिया ऑफ द कॉइल, तो V मैग्नेटिक फील्ड, I करंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसका फार्मूला भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल रहा लैंग्वेज के थ्रू। अब इसकी मैं आपको कंसेप्शन बताता हूँ। जैसे कि मेन बात है कि रेक्टेंगुलर कॉइल को फ्रीली सस्पेंड करना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ पोल है और ये कनकेव टाइप है, और ये पूरा ऐसे जहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कार्य करता है। देखिए जहाँ पे हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल, जो रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है उसकी एंड टर्न्स शो करनी है, तो जहाँ पे हम इस फॉस्फोर ब्रोंज वायर के साथ ही उसका कनेक्शन करेंगे वायर का, वो वायर ऐसे आएगी, ऐसे करके आपके सामने इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा पता चल जाए। तो बेटा ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है पूरी रेक्टेंगल की शेप में ही चलेगी, ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इसकी हम एन टर्म्स दिखा सकते हैं, और किसी फ्रेम के ऊपर इसको बॉन्ड किया जाता है, और ये कॉपर की वायर है। कौन सी वायर है, कॉपर की वायर है, और ये एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसको लिपेटा जाएगा। ये एन टर्म्स हैं। अब हम एन टर्म्स का मतलब तो इसकी काउंटिंग्स तो हम चोरी कर सकते हैं। ये पीछे से तार जहाँ से आके इसका जो अदर एंड है ऐसे करके, वो ऐसे करके हम इसको एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्प्रिंग जो है उसके अंदर स्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा, और इस स्प्रिंग का हेयर स्प्रिंग बोल सकते हैं इसकी, क्योंकि ये जो फास्फोर ब्रोंज की तार जहां तक है, और ये इसको किसके ऊपर लपेटा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये तो हम बाद में ही बनाएंगे ना, क्योंकि पहले कैसे बना सकते हैं हम, तो ये डायग्राम जब बनाते हैं तो ये सॉफ्ट आयरन कोर जो है बीच में, जो सॉफ्ट आयरन कोर है जी, हम कहीं भी जहाँ पे शो कर सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, ये है सॉफ्ट आयरन कोर, जो लोहे का एक टुकड़ा होता है सॉफ्ट आयरन का, उसके ऊपर ये तार जो है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का एक सिलिंड्रिकल ऐसे करके, तो उसके ऊपर ऐसे हम जब तार लपेटेंगे तो इसमें करंट पास होगी, जैसे इसमें करंट पास होगी ऐसे करके राउंड अबाउट इसमें चलेगी ऐसे करके, तो ऐसे करके तो स्प्रिंग के थ्रू ये करंट बाहर आएगी, जहां से एंटर करेगी करंट, जिस भी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट लेना है उसका एक टर्मिनल T1, जहां से जो तार अंदर की तरफ से गई है T1, तो ये टॉर्शन हेड के जरिए ये फॉस्फोर ब्रोंज वायर इसके जरिए जो है यहाँ पे आएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये जो करंट का सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये बॉक्स के साथ साथ वायर जाएगी, और जहाँ पे इसके साथ साथ हम जैसे उसको बनाया है ऐसे ही यहाँ पे टर्मिनल T2 बना देंगे। इन दो टर्मिनल के थ्रू जो है वो करंट पास होगी ऐसे करके, ऐसे जहां से एंटर होगी और बीच में से निकलने के बाद ये जहां से चले जाएगी। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, और ये जो बॉक्स बनाया हमने इसमें लेवलिंग स्क्रूज लगी हैं इसको, ताकि ये ऐसे लेवल इसका बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, और ये है सारा इसमें प्रोग्राम जितना भी है
जो प्रिंसिपल के मुताबिक इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने जो बताई है एमसीजी की, कि जब भी किसी फ्रीली सस्पेंडेड रेक्टेंगल कॉइल का नाम जैसे कि सी डी ई एफ लिख सकते हैं, ये हमारा आपको जो है कंस्ट्रक्शन में शो करने का एक तरीका रहेगा। सी डी ई एफ रेक्टेंगल कॉइल, तो जहां पे ये एक फ्रेम के ऊपर इसको लपेटा हुआ है, तो when current I is passed through a rectangular coil freely suspended, ये freely suspend किया है मतलब हिल सकती है, ये फॉस्फर ब्रोंज की तार होती है, वो ट्विस्टलेस होती है, वो ट्विस्टिंग करके और अपनी जगह पे दोबारा आ जाती है इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देन जब ऐसा करते हैं तो करंट को पास करते हैं फ्रीली सस्पेंडेड में वायर में, रेक्टेंगुलर वायर कॉइल में, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल टू डिफ्लेक्ट इट, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन होती है, जितने एंगल की डिफ्लेक्शन होगी हमें पता चल जाएगा कि इसमें इतनी करंट है। तो आइए मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, आपको भी एग्जाम में लिखनी होती है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्शन। बेटा कंस्ट्रक्शन मैं आपके सामने कर तो दी है, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसको लिखना कैसे है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन जो है कैसे लिखनी है, एमसीजी जो है कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है वो रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम क्या लिखा मैंने अभी, सी डी ई एफ, यही इसका मेन पार्ट है। इसलिए स्टार्टिंग में हम जब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल made of n turns of copper wire, इसमें n टर्न्स की गई हैं, n का मतलब कोई भी नंबर होगा, मेड ऑफ n टर्न्स ऑफ कॉपर वायर बाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, जिसको किसके ऊपर लपेटा गया है, सॉफ्ट आयरन कोर। और बेटा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका, जैसे कि मैंने अभी यहाँ नाम लिखा रेक्टेंगुलर कॉइल, तो जहाँ आपको पता है जगह है इस लाइन की स्टार्टिंग में, सी डी ई एफ लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल सी डी ई एफ मेड ऑफ एन टर्न्स, जिसमें एन टर्न्स हैं, हैविंग एन टर्न्स भी लिखते हैं, हैविंग एन टर्न्स ऐसे लिख सकते हैं हम, हैविंग। कोई भी लैंग्वेज को इतना मैटर नहीं करती, लैंग्वेज इतनी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ आए। हैविंग एन टर्म्स ऑफ कॉपर वायर बाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर हमने जो दिखाई है। तो MC द रेक्टेंगल, दूसरा स्टेप इसका जो हम स्टेप वाइज लिख देते हैं, अगर आप कहें तो एक जी हो गया, द रेक्टेंगुलर कॉइल, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इज फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड, क्योंकि यही तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो फ्रीली मूव करनी चाहिए। फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो तभी तो फ्रीली मूव करेगी। फ्रीली सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो हम जो है आपको पूरा लिख के दे रहे हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जिसका नाम क्या है, वी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वी। इसमें हमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया है, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ टॉर्शन हेड, ये जो टॉर्शन हेड एच है इसकी वजह से हमने इसको यहाँ सस्पेंड किया, टॉर्शन हेड एच एंड फॉस्फोर ब्रोंज वायर, फॉस्फोर ब्रोंज, ये अलाय है, वी आर ब्रोंज वायर हैविंग, जिसके अंदर एक प्लेन मिरर भी है, प्लेन मिरर M, by connecting
one end of the coil to the free end of the phosphor bronze coil. phosphor bronze, ये आप समझ गए होंगे। तो बेटा क्या है कि कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बताया है, ये देखिए दूसरा जो मैंने लिखा है द रेक्टेंगुलर कॉइल, ये जो हमने पहले तो हमने बताया कि एमसीजी रेक्टेंगुलर कॉइल का बना होता है जिसमें हमारी एन टर्न्स हैं और उसको एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ है और इस सॉफ्ट आयरन जो कॉइल के ऊपर जो लपेटा हुआ है इस कॉइल को हमने जो है वो फ्रीली सस्पेंड करना है। द रेक्टेंगुलर कॉइल इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने करना है विद द हेल्प ऑफ टॉर्शन हेड। ये टॉर्शन हेड है जिसके अंदर शॉक होता है और जहां से तार बीच में जा सकती है और वहां से हम इसको टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्शन हेड एंड फॉस्फोर ब्रोंज वायर। ये फॉस्फोर की ब्रोंज वायर है जिसका फ्री एंड जो है बाय कनेक्टिंग फ्री एंड बाय कनेक्टिंग free end to the coil, by connecting its free end to the coil। शॉर्टकट भी लिख सकते हैं by connecting, जहां पे थोड़ा मैं शॉर्टकट लिखवा देता हूं, by connecting free end of the phosphor bronze to the end of the coil। कौन सा एंड? अपर एंड, जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला एंड जो है। अब जो अदर एंड है, अदर एंड ऑफ द कॉइल इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग एस। देखिए ये सेंटेंस ऐसे जैसे कि नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया, ऐसे स्टेप बना सकते हैं। द अदर एंड ऑफ द कॉइल, कौन सी कॉइल? सी डी ई एफ इज connected to the hair spring S dash and free end of spring S dash is connected to terminal T। और जो also एक बात और है, also the torsion head is connected to टर्मिनल टी। ये बात है हमारे जहां से, ये जहां से जो टॉर्शन हेड है जो फॉस्फोर बोरोन्स के जिसके अंदर है ये मतलब कंडक्टिंग होता है जो कि T1 के साथ, जहां पे हम सप्लाई देंगे T1 और T2 टर्मिनल के अंदर। ये बेटा इसके आगे कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग थ्योरी देखो, इतनी सी स्पेस में इसका वर्किंग थ्योरी हो जाएगा, फिर लास्ट में हम करंट सेंसिटिविटी भी आपको बताएंगे। तो आइए हम आपको वर्किंग थ्योरी बताते हैं, मतलब इस प्रिंसिपल के ऊपर ये कैसे काम करता है। तो वही जो टार्क प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम टार्क, उसकी वैल्यू बताएंगे और उसको रिस्टोर कैसे होगा, वो स्प्रिंग की मदद से जो होगा। स्प्रिंग का जो एंड है ना, ये ऐसे वायर जा रही है और जहां से जो बॉक्स के अंदर अंदर जहां से जो है जहां टर्मिनल T2 बना है। तो आइए हम अब लास्ट में इसका वर्किंग थ्योरी, काम करने की इसकी कथा बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गिव इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग थ्योरी। व्हेन करंट, देखो सबसे बड़ी बात ये है जो प्रिंसिपल पे कहा गया है, निज़्म के तौर पे हम चलेंगे। तो देखिए व्हेन करंट I is passed through the coil, जैसे ही करंट I
कॉइल के बीच में पास होगी तो क्या होगा, यही तो कहा है, टॉर्क विल एक्ट ऑन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्स, वो कौन सा डिफ्लेक्टिंग on the coil given as, देखो टॉर्क जो होता है उसको टॉ के साथ हम डी लगा सकते हैं, NIV A। बेटा ये जो है इसमें आपको पता है, इसको क्वेश्चन नंबर हम बोल सकते हैं, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड है, और A जो है जहां पे लिख देते हैं फेस एरिया ऑफ द कॉइल, फेस एरिया ऑफ द कॉइल, ये जो कॉइल का फेस एरिया है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। और जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो कॉइल डिफ्लेक्ट होती है थ्रू द कॉइल, देन लिखते हैं, देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल गिवन एज नेक्स्ट, रिस्टोरिंग फोर्स comes into play due to spring S dash, जहां पे लिखेंगे ड्यू टू स्प्रिंग एस डैश, तो क्या होगा, द रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी है, रिस्टोरिंग टॉर्क, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया ना, ये जो हमने बताया है मैक्सिमम जो बनता है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कितनी हुई है, जैसे कि डिफ्लेक्शन होती है थ्रू एंगल, जो कि प्लेन मिरर की मदद से इसके ऊपर लाइट की रिफ्लेक्शन करके वो देखा जाएगा कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट बोलते हैं उसको। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। तो दिस मींस, दिस इंप्लाइज दैट जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा उसको टाउ आर बोल देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पे जो हमें मिलेगा वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको कि स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं, एंड टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखिए जहां से जो है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे हम तो एक k आएगा, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ जे, क्वेश्चन नंबर जैसे कि इसको 2 बोल सकते हैं, इसको हमने यही 2 क्वेश्चन हैं जिसके आधार पे ये सारी इसकी थ्योरी आपको क्लियर होगी वर्किंग। ये क्या है, डिफ्लेक्शन, ये जो टॉर्क है ना, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, टॉर्क पर ये डिफ्लेक्शन है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो के का पता चल जाएगा, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो जिस भी चीज से डिवाइड किया जाता है उसको यूनिट बोला जाता है। वो डिवाइड कहां से हो गया, ये भी चीज मैं आपको जहां पे बताने वाला हूं लिखने के बाद, डिफ्लेक्शन। तो कौन सी यूनिट डिफ्लेक्शन है, जैसे के है ना, के के साथ थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इतना आएगा तो डिवाइड करेगा, उसको बोलेंगे टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, DEFLECTIO। तो ये है बेटा इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और डिफ्लेक्शन, जैसे ही कॉइल ऐसे टर्न होगी जिस भी एंगल पे होगी और उसको खींच के कौन रखेगा, जैसे स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, ये आपस में इक्वल होंगे इन इक्विलिब्रियम। जैसे हम इसमें करंट पास करेंगे ना, जैसे हम इसका वर्किंग जो थ्योरी बता रहे हैं, जैसे हम जहां पे कनेक्शन करेंगे तार का एक यहां करेंगे, जिस भी सर्किट में करंट हमने चेक करनी है, तो वो जैसे करंट जहां पास करेंगे T1 और T2 के थ्रू, तो वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी और उसको खींच के वहां पे रोकेगा कौन, यही जो है रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो उसको बोलते हैं लास्ट में इनइक्विलिब्रियम। इनइक्विलिब्रियम का ये हम शॉर्टकट वर्ड यूज कर देते हैं, इनइक्विलिब्रियम। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नंबर 1 में दिया हमने, जो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है नंबर 2 में दिया है, ये आपस में इक्वल होंगे। इतनी फोर्स आगे की तरफ लग रही, इतनी पीछे, और वो बीच में कॉइल ऐसे टेढ़ी, डिफ्लेक्शन, किसी डिफ्लेक्शन
किसी एंगल पे रुक जाएगी, पता चले अगर ज्यादा एंगल होगा तो ज्यादा करंट है, अगर कम एंगल होगा तो कम करंट होगी, वही हम प्रूव करके आपको दे रहे हैं। तो देखिए जी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला आ गया NIVA और जो रिस्टोरिंग का आ गया वो आ गया K थीटा। तो बेटा जहां से हम इसको जैसे कि आपको पता है जहां I की वैल्यू जो लेफ्ट साइड है वो क्या आएगी, ये जो जितने भी फैक्टर हैं NVA वो वहां पे K के नीचे आ जाएंगे NVA। इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं हम। तो जहां A जो है आपको ये और थीटा, बेटा ये जो K/NV होता है ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये चार फैक्टर हैं। ये स्प्रिंग फैक्टर होता है जिसको कि टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, वो कॉइल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना इलास्टिक कॉइल है ये स्प्रिंग जो है, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल जो कॉपर की वायर है, d मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, ये कितना है, ये सारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हम बोल सकते हैं इसको ऐसे करके। तो करंट जो है ये पूरा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आ गया, वेयर g इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट और इक्वल टू को छोड़ के जो हमें मिलेगा वो होगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी करंट है, वो डिफ्लेक्शन से पता चलेगा। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी तो समझो करंट ज्यादा है, अगर कम होगी तो डिफ्लेक्शन तो करंट भी कम है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा होगी डिफ्लेक्शन। तो g इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जिसकी वैल्यू K/NVA। जी क्या चीज है वो जहां आपको बता देते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। कांस्टेंट बेटा जी आप सुन भी रहे होंगे, अगर आपका नहीं पढ़ा जाएगा तो इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि K/NVA जिसकी वैल्यू है। जी की कितनी वैल्यू है, जी जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है ये कहीं भी हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आपने याद रखें G इक्वल टू K/NVA। और ये सारे गैल्वेनोमीटर के अपने कांस्टेंट हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो स्प्रिंग लगा है उसका कितना स्प्रिंग फैक्टर है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग रखा हमने, एरिया कितना रखा है, इसी से आपको सेंसिटिविटी का पता चलेगा। जो नेक्स्ट आपका मैं बताने वाला हूँ कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कितनी होगी। ये दो सेंसिटिविटी होती है, एक करंट सेंसिटिविटी, दूसरी वोल्टेज सेंसिटिविटी। वो दोनों सेंसिटिविटी का आपको पता चलेगा। तो देखिए बेटा जी आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG, डी जिसको डी अर्सनोवल टाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉइल मूव करती है और साइंटिस्ट के नाम पे है। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू डिटेक्ट एंड मेजर द करंट। ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट का पता भी लगा सकती है और मेजर भी कर सकती है, वही तो बड़ी बात है ना। तो प्रिंसिपल इसका क्या रहा कि जब भी हम किसी फ्रीली सस्पेंडेड कॉइल जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किए तो उसमें करंट पास करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होती है, बस इतनी सी बात है। उसको टॉर्क बोलते हैं, टर्निंग फैक्टर टॉर्क। तो वही उसी के प्रिंसिपल के आधार पे हमने इसकी कंस्ट्रक्शन बनाई है। तो कॉइल CDEFD है, उसको फ्रीली सस्पेंड किया है मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा कॉइल के फेस के साथ एंगल 90 रहता है, जो कि मैक्सिमम टॉर्क बनाता है। यही तो हमने लिखा है कि मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन दैट। तो ये हमने कॉइल ली है, उसको फॉस्फोर ब्रोंज वायर के साथ सस्पेंड किए, जिसके अंदर एक प्लेन मिरर भी लगा हुआ है टॉर्शन हेड के साथ, और कनेक्शन जो है वो टर्मिनल T1 बना दिया है। और दूसरा एंड जो उसका कॉइल का तार का ये जो कॉपर वायर है, वायर ही बोलते हैं, तो उसका स्प्रिंग के साथ जोड़ा हुआ वो टर्मिनल 2 है। जैसे हम इसमें इतनी सी बात है, करंट पास करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन होती है, और जो करंट का पता चलेगा डिफ्लेक्शन से, ये हमने प्रूव करके दिया आपको, सिंपल सी बात है। और जो डिफ्लेक्शन होती है वो जब हम करंट पास करते हैं उसी वक्त डिफ्लेक्शन होती है NIVA, जो मैक्सिमम टॉर्क है। टॉर्क ही डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, जो उसको टॉर्क कपल ऑफ फोर्स एक्ट होता है। और जो उसको कंट्रोल करने वाला है वो स्प्रिंग है, कितना टॉर्क डिफ्लेक्शन बनेगा उसको रोक के रखना है। वहां पे जितनी उसकी मतलब फ्लेक्सिबल होता है वो स्प्रिंग इलास्टिक होता है। रिस्टोरिंग टॉर्क जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन डिफ्लेक्शन को हम थीटा बोलते हैं। K आ जाएगा कि टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, क्योंकि स्प्रिंग का अपनी क्वालिटी का पता चलता है। इन इक्विलिब्रियम जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होगा, और NIVA जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जहां से वैल्यू ली है, और K थीटा
टाउ आर की, तो आई इक्वल टू के अपॉन एन बी ए थीटा, ये कांस्टेंट है, इसकी जगह जी लिख सकते हैं और कांस्टेंट और इक्वल टू को छोड़ के फिर प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं और हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और इसका जो ग्राफ बनेगा आई का और थीटे का वो तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बात सिंपल सी है वो तो। और ये डिफ्लेक्शन कैसे हमने करनी है, डिफ्लेक्शन इज नोटेड विद द हेल्प ऑफ ए लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। लैंप एक स्केल लगी होती है, उसके ऊपर लैंप और ये मिरर के ऊपर वो लाइट मारी जाती है और वहां से स्केल के ऊपर कितनी डिफ्लेक्शन हुई वो पता चल जाती है। वो वहां जहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये था आज का, और सेक्शन वगैरह भी आप देख लें तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। और इसका मैं आपको लास्ट में सेंसिटिविटी बता देता हूँ थोड़ी सी। देखो ये हम सेंसिटिविटी बताने के लिए क्या करते हैं, ये जो है ये वाला पार्ट जो बना रहने देते हैं, डायग्राम भी जहाँ बनी रहने देते हैं। तो देखिए सेंसिटिविटी जो है वो चार फैक्टर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना, ये जो है KNB1, चार फैक्टर हैं जिसके ऊपर सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन व्हिच सेंसिटिविटी डिपेंड्स। तो बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी, CURRENT। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी मतलब बड़ा सेंसिटिव क्या ये होता है, गैल्वेनोमीटर होता ही बड़ा सेंसिटिव है, तो इसकी सेंसिटिविटी कैसे पता लगाएंगे, करंट सेंसिटिविटी जिसको हम IS बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द, देखो करंट सेंसिटिविटी कैसे फाइंड करनी है, करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन, क्योंकि डिफ्लेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, पर यूनिट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, जिसको कि मैथमेटिकली अगर लिखना हो, सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी को आई के नीचे हम ऐसे लगा के ऐसे बोल सकते हैं, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट थीटा पाई, जिसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर करंट, पर यूनिट करंट। बेटा यूनिट वर्ड वही आता है जब कोई फैक्टर डिवाइड करता है, जितना एंगल ज्यादा होगा और करंट कम करंट पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा ज्यादा एंगल, तो वो अच्छा सेंसिटिव है, थीटा पाना। तो इसी तरह से हम वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं, लेकिन करंट सेंसिटिविटी से ही हमारा काम चल पड़ेगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को जैसे कि हम VA से बोल सकते हैं कि डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, और क्या इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, हमने थीटा अपॉन V आ गई, इसमें यही काफी है। व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन व्हिच सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। तो मैं आपको वो चार फैक्टर बता रहा हूँ, फैक्टर्स ऑन व्हिच सेंसिटिविटी ऑफ MCG, क्या होता है बेटा MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो चारों के चारों आप दिख रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा, देखो देखो सेंसिटिविटी होती है थीटा अपॉन आई, और जहां से बेटा इस फार्मूले से आप थीटा पाई अपॉन आई की वैल्यू फाइंड कर लो। मैं आपको जहां पे थोड़ा सा रफ करके देता हूं, ये डायग्राम की जरूरत ही कोई नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं I इक्वल टू KNVA और थीटा, तो थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन ये फैक्टर इधर आ जाएंगे, और जहां पे थीटा अपॉन आई बेटा ये NVA जहां पे आ जाएगा, और थीटा ये है सेंसिटिविटी, ये इसी से ये मैंने रफ करके आपको दे दिया है, मतलब थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई। जो थीटा अपॉन आई कब ज्यादा होगा, जब n ज्यादा होगा, b ज्यादा होगा, a ज्यादा होगा, लेकिन k कम होना चाहिए। जो फैक्टर ऊपर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो बड़े होने चाहिए और नीचे वाला कम होना चाहिए, ये यहीं से मैंने ड्राइव किया है। तो एक है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जो ऊपर वाली चीजें हैं वो ज्यादा होनी चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जो कि n हो गया। दूसरा स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू जो है
ज्यादा होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ये डी आ गया। तीसरा ए, लार्ज फेस एरिया ऑफ द कॉइल। तो कितना सिंपल मैंने क्वेश्चन को कर दिया है। लार्ज फेस एरिया ऑफ द कॉइल, जो कि ए भी कवर कर दिए मैंने। और लास्ट के डिनोमिनेटर में ना ये कम होना चाहिए। स्मॉल वैल्यू ऑफ के, स्मॉल वैल्यू ऑफ हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, जो कि के, हेयर स्प्रिंग फैक्टर, जिसको कि टॉर्क पर जंप रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। जो हेयर स्प्रिंग है वो अच्छा इलास्टिक होना चाहिए, उसका फैक्टर जो के है वो वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, स्मॉल। तो ये हैं, दीज आर दी 4 फैक्टर्स अपॉन विच द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। हैव ए नाइस डे। ओके।